यहां पर देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में अपन देखें कि टैक्सोनॉमी का एक प्रैक्टिकली सिग्निफिकेंस क्या है, एक प्रायोगिक महत्व क्या है। टैक्सोनॉमी का अपन जब स्टडी कर रहे हैं तो इसका प्रैक्टिकली अपने लिए यूज क्या है। तो इसका यूज ये है कि जो अज्ञात सजीव है उनकी पहचान करना। ऐसे कई जीव है जिनको अपन जानते नहीं है, तो उनको कब जानेंगे, जब अपन टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग उनकी स्टडी करेंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि सबसे ज्यादा जो जैव विविधता है, जीव जो है वो कहां पर मिलेंगे, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहां पर मिलेगी। तो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है बच्चों उष्ण कटिबंधीय वनों के अंदर। उष्ण कटिबंधीय वन कहां पर होते हैं, जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी पर ये आपको याद है 0 डिग्री अक्षांश से भूमध्य रेखा है। इस भूमध्य रेखा के आसपास वाला जो क्षेत्र होता है बच्चों, इसी क्षेत्र को कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और यहां पर सबसे ज्यादा पादप जातियां, सबसे ज्यादा जंतु जातियां पाई जाती है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो जैव विविधता है वो जैव विविधता अपन को कहां पर मिलेगी, उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रचुर वनों के अंदर मिलेगी। और सेकेंड नंबर पर कौन है, ये तो फर्स्ट नंबर पर हो गया। सेकेंड नंबर पर आता है बच्चों मूंगे की चट्टानें। सबसे ज्यादा जो जैव विविधता है वो तो कहां पर मिलती है, उष्ण कटिबंधीय वनों के अंदर मिलेगी। सेकेंड नंबर पर कौन आता है, मूंगे की चट्टानें। और ये मूंगे की चट्टानें कहां पर मिलती है, समुद्रों के अंदर। कहां पर मिलती है, समुद्रों के अंदर मिलती है। ठीक है। 2 पॉइंट तो ये हो गए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। पॉइंट नंबर 3 ये है कि कितनी जातियां अब तक वैज्ञानिकों ने पहचान ली है, जिनके उन्होंने नाम दे दिए है। तो उनकी संख्या है बच्चों लगभग 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक। अब तक ज्ञात और वर्णित जो जातियां हैं उनकी संख्या कितनी है, 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन। टॉपिक डालें नेक्स्ट, वह है नामकरण। नामकरण, नोमेनक्लेचर। अगला टॉपिक है बच्चों नामकरण, नोमेनक्लेचर। नामकरण, नोमेनक्लेचर। नामकरण, नोमेनक्लेचर। देखो जरा, नामकरण क्या है। जैसे अपन अपना खुद का एक नाम है, एक नहीं, हर व्यक्ति का एक नाम है। वो नाम क्यों दिया जाता है, ताकि उसको अपन पहचान सके, उस व्यक्ति को अपन उस नाम से बुला सके। अगर सोचो एक ही व्यक्ति है, मान लो ये एक बच्चा है, ठीक है ना। अब इस बच्चे का नाम घर पर अलग है, मान लो घर वाले इसको बोलते हैं छोटू, क्या बोलते हैं, छोटू। और घर के बाहर इसके जो मित्र है, मित्रों ने कुछ अलग नाम निकाल रखा उसका। मान लो मित्रों ने इसका कुछ भी नाम निकाल दिया, जैसे इसका नाम निकाल दिया डॉन, मित्र से क्या बोलते हैं, डॉन बोलते हैं। और मान लो स्कूल के अंदर, कोचिंग के अंदर उसका जो नाम है वो है मांगीलाल। बच्चा एक है, नाम उसके 3 है। अब कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लो इस बच्चे के घर वाले कोचिंग में आए और कोचिंग में आके कि सर हमारे छोटू को बुलाओ। अब छोटू को बुलाएं, लेकिन क्लास में तो कोई छोटू है ही नहीं। और वो कह रहे नहीं, वो तो पढ़ने आया है, आज घर से तो जल्दी आ गया था। क्लास में जाके पूछा, छोटू नाम का बच्चा ही नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद उनके दिमाग में आया कि उसका नाम तो मांगीलाल है स्कूल के अंदर। तो कंफ्यूजन हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए नाम एक ही होना चाहिए,
एक ही अगर नाम रहेगा तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं होगा। यही समस्या जीवों में आ रही है। इंडिया में उस जीव का नाम अलग है, श्रीलंका में अलग है, उधर जापान में अलग है। जीव एक है लेकिन उसका नाम अलग अलग है। कंफ्यूजन हो रहा है ना। तो वैज्ञानिकों ने क्या करा, एक ऐसा सिस्टम बनाया कि अगर जीव एक है ना तो सब जगह उसका नाम भी एक ही होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया और उसी को हम क्या बोल रहे हैं, नामकरण बोल रहे हैं। यानी हर जीव का, जैसे मनुष्य है, अब चाहे मनुष्य इंडिया का हो, चाहे वो नेपाल का हो, चाहे श्रीलंका का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे जापान का हो, बायोलॉजी की भाषा में मनुष्य का एक ही नाम है और वो नाम है होमो सेपियंस। क्या नाम है? होमो सेपियंस नाम है। मनुष्य का बायोलॉजी की भाषा में जो नाम है वो क्या है? होमो सेपियंस। चाहे वो हिंदुस्तान का व्यक्ति हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे किसी अन्य देश का हो, किसी भी देश का हो, एक ही नाम रहे। ठीक है। अब ये जो नामकरण सिस्टम दिया तो अपन ये देखेंगे कि सबसे पहले ये आइडिया किसके दिमाग में आया होगा। सबसे पहले ये आइडिया किस वैज्ञानिक के दिमाग में आया हुआ? तो वैसे इसका नाम है बच्चों गेस्पार्ड बोहिन। क्या नाम है? गेस्पार्ड बोहिन है। उसने सबसे पहले ये प्रस्ताव रखा था, लेकिन वो ज्यादा इसको पॉपुलर नहीं कर पाया। पॉपुलर करने के लिए वैज्ञानिक आए कैरोलस लिनियस। कौन है बच्चों? कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस जो वैज्ञानिक है, इन्होंने द्विनाम पद्धति दी। द्विनाम पद्धति यानी बाइनोमियल सिस्टम, यह है द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति यानी बाइनोमियल सिस्टम के फाउंडर, यानी कि इस द्विनाम पद्धति के जनक है, इसके जो फाउंडर है वह किनको कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। कैरोलस लिनियस ने कई पादप और जंतुओं के नाम दिए द्विनाम पद्धति के आधार पर। किसके आधार पर? द्विनाम पद्धति के आधार पर इन्होंने बाइनोमियल सिस्टम के आधार पर कई पादप और जंतुओं के नाम दिए। ठीक है। द्विनाम पद्धति जब इन्होंने दी, किसने? कैरोलस लिनियस ने। यानी किसी भी जीव का जब नाम हम देंगे तो वो नाम दो पद में होगा। उस नाम के अंदर कितने पद होंगे? दो पद होंगे। और वो दो पद कौन कौन से होंगे वो अभी अपन देखेंगे, वंश और जाति। यानी प्रथम पद वंश का और दूसरा पद जाति का होगा। समझ में आई बात? अब देखो, ये जो वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस, इनका असली नाम तो कुछ और है। इनका असली नाम क्या है बच्चों? कार्ल वॉन लिन। ये इनका असली नाम है। क्या नाम है? कार्ल वॉन लिन इनका असली नाम। लेकिन जैसे मान लो मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं कि बच्चों सिगरेट नहीं पीना चाहिए, सिगरेट से फेफड़े खराब हो जाते हैं, है ना, कैंसर हो जाता है। अब मैं आप क्लास में उपदेश दे रहा हूं, भाषण दे रहा हूं, किसी दिन आपने अगर मेरे को बॉडी पर सिगरेट पीते हुए देख लिया है, तो आप लोग क्या कहेंगे? ये सर क्लास में तो बड़ी बड़ी फेंकते हैं और खुद सिगरेटें पी रहे। क्या आप मेरी बात को मानेंगे? नहीं मानेंगे। अगर मुझे आपसे बोलना है ना तो पहले मुझे सुधरना पड़ेगा। अगर मैं सिगरेट पीता हूं तो पहले मुझे अपने आप में सुधार करना पड़ेगा, फिर मैं आपको कहूंगा तो आप बात मान सकते। सेम वही बात है। इसके खुद के नाम में देखो कितने शब्द आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। और ये जीवों के नाम दे रहा है कितने पद वाला? 2 वाला। तो वैज्ञानिक इसको टॉर्चर करने लगे। वे पहले खुद के नाम को देख लो। खुद के नाम में 3 पद आ रहे ना, पहले खुद के नाम को सुधारो, फिर उसके बाद तुम दूसरों के नाम की बात करना। तो समस्या होगी इनके सामने, तो टेंशन में आ गया हो। तो उसने क्या करा? फिर अपने नाम को ही चेंज कर लिया। देखो वैज्ञानिक बहुत खतरनाक होते हैं।
उसने अब खुद का नाम ही चेंज कर लिया। इसमें कितने पद आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। करा कि नहीं करा? ने कैरोलस लिनियस कर लिया, उसने नाम ही चेंज करके। पहले क्या नाम था? कार्ल वोन लिन था। समझ में आई ना बात? यानी पहले उसका नाम था कार्ल वोन लिन, फिर बाद में उसने नाम चेंज कर लिया और नाम क्या हो गया? कैरोलस लिनियस। तो अपने क्वेश्चन आता ही है, द्विनाम पद्धति किसने दी? तो आंसर होगा द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस आंसर आएगा। ठीक है, द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? कैरोलस लिनियस है। द्विनाम पद्धति के अनुसार किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम 2 पद में दिया जाएगा। अभी अपन इसके नियम पढ़ेंगे। 2 पद का मतलब प्रथम पद वंश और दूसरा पद जाति। इन्होंने पादप नामकरण जिस पुस्तक में दिए उस पुस्तक का नाम है स्पीसीज प्लांटेरम। क्या नाम है? स्पीसीज प्लांटेरम। यानी कि कैरोलस लिनियस ने जिस बुक के अंदर पादपों का नामकरण किया उस पुस्तक का नाम क्या है? बोलो। स्पीसीज प्लांटेरम। ठीक है, ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1 मई 1753। इस पुस्तक का जो प्रकाशन है, पब्लिश जो हुई है पुस्तक, ये कब हुई थी? 1 मई 1753 को ये पुस्तक प्रकाशित हुई। यानी इसके बाद ही पादपों के वैज्ञानिक नाम मान्य हैं। क्लियर होगी बात? उसके बाद देखो, ऐसे ही कैरोलस लिनियस ने जंतु नामकरण, किसका नामकरण? जंतुओं का नामकरण करने के लिए एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम है बच्चों सिस्टेमा नेचुरे। उस पुस्तक का नाम क्या है? सिस्टेमा नेचुरे। यानी सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक के अंदर कैरोलस लिनियस ने जंतुओं का नामकरण किया। ठीक है, और ये इसका 10वां संस्करण था। संस्करण का मतलब जानते हैं आप लोग? जैसे मान लो कोई भी पुस्तक प्रकाशित होती है, फिर इसमें कुछ करेक्शन करके 1-2 साल के बाद दोबारा से उसको पब्लिश करते हैं, तो दूसरा एडिशन आ गया उसका, फिर कुछ करेक्शन करके फिर नेक्स्ट 3rd बार उसको प्रकाशित करेंगे। ऐसे 10वां इसका एडिशन था, 10वां संस्करण था। और ये जो पुस्तक है, 10वां जो संस्करण आया था, वो आया था 1 अगस्त 1758 को। कब आया? 1 अगस्त 1758 को इसका 10वां संस्करण आया था। ठीक है, तो पादपों के वैज्ञानिक नाम कौन सी पुस्तक में दिए? बोलो। स्पीसीज प्लांटेरम में। जंतुओं के नाम किस पुस्तक में दिए? सिस्टेमा नेचुरे के अंदर। स्पीसीज प्लांटेरम का प्रकाशन कब हुआ? 1 मई 1753 को। और सिस्टेमा नेचुरे का प्रकाशन 1 अगस्त 1758 को। ये इसका कौन सा संस्करण? आईसीबीएन। आईसीबीएन क्या है? आईसीबीएन, आईसीबीएन है पादप नामकरण से संबंधित नियमों का संग्रह। यानी जब पादप के नाम देंगे ना, तो कुछ तो नियम बनाएंगे उसके, तो वो जो नियम है उनका कलेक्शन, उनका संग्रह, वो क्या कहलाता है? आईसीबीएन। तो एक तो आईसीबीएन की फुल फॉर्म भी अपन को पता होना चाहिए। आईसीबीएन की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ये इसकी फुल फॉर्म है। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, आईसीबीएन में क्या करते हैं अपन? आईसीबीएन क्या है बच्चों? पादप नामकरण से संबंधित नियमों का संग्रह। आईसीबीएन क्या है? पादप नामकरण से संबंधित नियमों का संग्रह ही क्या है? आईसीबीएन। नोट करें।
और ये आईसीबीएन जो है सबसे पहले 1961 में लागू हुआ था। ये आईसीबीएन सर्वप्रथम 1961 में लागू हुआ। ये तो आईसीबीएन की बात हो गई। एक ऐसा ही वर्ड भाई, इसमें तो क्या है, बॉटनिकल नोमेनक्लेचर है। क्या ये बॉटनिकल नोमेनक्लेचर है, पादप नामकरण से संबंधित नियमों का संग्रह है। ऐसा ही आप ध्यान रखना, आईसीजेडएन सेम है। आईसीजेडएन की फुल फॉर्म क्या होगी, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये इसकी फुल फॉर्म है। यानी ये है पादप नियमों का संग्रह और ये है जंतुओं के नियमों का संग्रह। इसको भी नोट कर लें आप लोग, आईसीजेडएन को भी। जो पद्धति है इसमें जब नाम देंगे अपन, तो प्रथम जो पद होगा बच्चों, प्रथम पद, या उसको आप शब्द बोल सकते हो या उसको घटक बोल सकते हो। वो प्रथम पद या जो घटक है वो किसको बताएगा, वंश को बताएगा। किसको, वंश, जीनस। ठीक है। द्वितीय जो पद होगा या शब्द जो होगा या जो घटक जो होगा वो जाति को बताएगा, स्पीसीज को। समझ में आ रही बात। यानी जब भी वैज्ञानिक नाम लिखा जाएगा किसी भी जीव का, चाहे पादप हो या फिर वो जंतु हो, तो उसके अंदर दो पद होंगे। प्रथम जो पद होगा वो वंश का होगा और दूसरा जो पद होगा वो जाति का होगा। यहां पर अपन एग्जाम्पल देखें, जैसे मैंने लिखा सोलेनम टिब्रोसम, सोलेनम टिब्रोसम, ये नाम है किसका बच्चों, आलू का। इसके अंदर ये प्रथम पद है और ये सेकंड पद है। तो प्रथम पद किसको बताएगा, वंश को, और सेकंड पद किसको बताएगा, जाति को बताएगा। किसको बताएगा, जाति को। ये जाति होगी इसकी, प्रथम पद वंश और दूसरा पद जाति। समझ में आई बात। ऐसे अगर अपन एक और एग्जाम्पल लिखें, मेंजीफेरा इंडिका, बताओ ये किसका नाम है, ये आम का वैज्ञानिक नाम है। इस वैज्ञानिक नाम के अंदर मेंजीफेरा बताओ क्या है, वंश हो गया, और इंडिका क्या है, जाति हो गई। बोलो समझ में आया। यानी जब भी हम वैज्ञानिक नाम लिखेंगे तो उस वैज्ञानिक नाम के अंदर प्रथम जो पद होगा वो किसको बताएगा बच्चों, प्रथम पद वंश को बताएगा, जीनस को बताएगा, और सेकंड जो पद होगा वो किसको बताएगा, जाति को बताएगा। जो नाम पद्धति का फर्स्ट रूल समझ में आया। किसी भी जीव का जब वैज्ञानिक नाम लिखा जाएगा तो प्रथम जो पद होगा वो किसको बताएगा, बोलो, वंश को बताएगा, और दूसरा जो नाम होगा उसको बताएगा, जाति को बताएगा। क्लियर। देखो नेक्स्ट रूल नंबर 2 देखें। रूल नंबर 2 ये कहता है कि आईसीबीएन अर्थात पादप नामकरण में पुनर्नाम मान्य नहीं है। ये सेकंड नियम है। आईसीबीएन यानी पादप नामकरण का संग्रह, आईसीबीएन के अनुसार यानी कि पादप जो नामकरण में है उसमें पुनर्नाम मान्य नहीं है। पुनर्नाम क्या होता है, देखो जैसे मेंजीफेरा, समझ आ रही बात। ये वंश है और ये जाति है, तो यहां दोनों नाम सेम आएगा नहीं है, वंश का और जाति का नाम सेम आएगा नहीं आया, पादप में नहीं चलेगा। ऐसा पादपों में नहीं हो सकता, ये गलत है। पुनर्नाम
मान्य नहीं है, यानी कि वंश का और जाति का नाम सेम नहीं होना चाहिए। लेकिन ICZN में पुनर्नाम मान्य है। ICZN में चलेगा। जैसे मैंने यहां पर लिखा नाजा, यह है इंडियन कोबरा। नाजा किसका नाम होता है? इंडियन कोबरा का नाम होता है। इसमें नाजा यानी ये वंश हो गया और ये जाति होगी, सेम है। यहां वैलिड है, यहां गलत नहीं मानेंगे अपन उसको, यहां सही मानेंगे, क्योंकि ICZN इस बात को अलाउ करता है। ICZN कहता है वंश और जाति का नाम सेम हो सकता है, बट ICBN कहता है सेम नहीं चले। पादपों में सेम नहीं हो सकता, जंतुओं में सेम हो सकता है। तो पॉइंट नंबर 2 करके आप इसको नोट करें। चलो नेक्स्ट जो रूल है इसका वो देखिए अपन। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि जब भी हम वैज्ञानिक नाम लिखेंगे तो वंश का प्रथम अक्षर जो होगा वो कैपिटल में लिखा जाएगा। वंश का प्रथम अक्षर या लेटर कैपिटल में लिखा जाएगा, ठीक है। और जाति का प्रथम अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। देखो इधर, जैसे यहां पर मैंने लिखा मेंजीफेरा, इंडिका, क्या है? वंश है कि नहीं है? और ये क्या है बच्चों? जाति है। वंश और जाति होगी। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो प्रथम अक्षर है कैपिटल में है, वंश का प्रथम अक्षर कैपिटल में होगा, और इधर ये जो जाति है उसका प्रथम अक्षर क्या होगा? स्मॉल लेटर में होगा। यानी वंश का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा और जाति का प्रथम अक्षर स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा। नोट करें आप लोग इसको भी।